नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। ये चैप्टर नंबर 4 होगा नए सिलेबस के अनुसार। अब जो समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो पहले ये चैप्टर 5 हुआ करता था, अभी चैप्टर 4 होगा। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो अभी भी चैप्टर 5 ही है, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से इसको चैप्टर 4 में रखा गया है। चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके अंदर हम दक्षिण एशिया के देशों की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 70-75 सालों में वहाँ कौन सी लोकतांत्रिक घटनाएं घटी हैं, कैसे वहाँ पे सैनिक शासन आया, कब आपातकाल लगा, किस तरह से उसमें बदलाव आए, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो हम जानते हैं एशिया क्या है। एशिया तो पूरा एक महाद्वीप है, लेकिन दक्षिण एशिया किस क्षेत्र को कहते हैं इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कि कौन सा क्षेत्र दक्षिण एशिया में आता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब भारत पर गौर करिए। आप जानते हैं कि ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप देखिए जो भारत वाला क्षेत्र है यही दक्षिण एशिया में आता है। आप एशिया को, ये पूरा एशिया है, इस एशिया के दक्षिण हिस्से को अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो ये माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो दक्षिण एशिया आता है ये भारत के अगल बगल का इलाका। एक तो भारत इसमें मुख्य देश होगा, भारत के बगल में ये जो पाकिस्तान है ये दक्षिण एशिया का हिस्सा माना जाएगा, नेपाल माना जाएगा, भूटान माना जाएगा, बांग्लादेश माना जाएगा, श्रीलंका माना जाएगा और मालदीव माना जाएगा। चीन को कभी भी दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को हम मान लेते हैं कि दक्षिण एशिया का भाग है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को कभी भी दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। तो ये मुख्य रूप से अब इसमें कौन से देश रह गए? अब मुख्य रूप से इसके अंदर कौन से देश रह गए? भारत इसमें रह गया भारत आपका। भारत के साथ इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव है। ये मुख्य रूप से देश हैं दक्षिण एशिया के। तो इससे आप समझ सकते हो, और आपको मैप में लगाना भी होता है, मैप में आता भी है, इसीलिए आप एक मैप में से जरूर लगा लें। तो अगर अब हम ध्यान दें तो आप क्या पाएंगे कि जो दक्षिण एशिया, अगर आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया के उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं मैप। ये दक्षिण एशिया है, ये वाला भाग पूरा दक्षिण एशिया का माना जाएगा। तो इसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो यहां पूरा हिमालय का पर्वत है। तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ये दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो अरब सागर है, ये अरब सागर यहां लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से अगर आप देखें तो यहां अरब सागर, ये अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत डिफाइंड है, और आप समझ सकते हैं इसी से कि दक्षिण एशिया क्या है। तो साउथ एशिया के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये कुछ जानकारी महत्वपूर्ण। अब आप देखिए कि दक्षिण एशिया में आसपास होने के बावजूद सारे देश आप देखिए कि उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं। भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सबसे मिलती है, और थोड़ी दूरी पे श्रीलंका है। तो इन सबसे इसकी सीमाएं मिलती है। आपस में इतने आसपास रहने के बावजूद, और सभी देशों का जो सांस्कृतिक, जो सामाजिक रहन सहन है, लगभग बोली भी आप देखेंगे तो लगभग आपको समान, जैसे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में तो बोली भी एक जैसी बोली जाती है लगभग। आप भाषा देखेंगे तो हिंदी, उर्दू और मिक्स भाषा चलती है। तो इतने सब कुछ समानता होने के बावजूद आप देखेंगे क्या कि दक्षिण एशिया में अलग अलग देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। जी हाँ, एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी कि राजनीतिक प्रणाली का मतलब है हर जगह आपको ये नहीं दिखेगा कि वहां लोकतंत्र ही रहा, या आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि हर जगह जो है प्रधानमंत्री ही मुख्य होता है कार्यपालिका का, कहीं कहीं राष्ट्रपति मुख्य होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि किसी किसी जगह पे सैनिक तानाशाही आ जाती है। तो अलग अलग राजनीतिक प्रणाली देखने के लिए मिलती है। अब मैं अलग अलग आपसे अगर बात करूं सभी देशों की, तो आप देखेंगे क्या कि भारत और श्रीलंका, कुल कितने देश हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 देशों में से अगर आप देखें भारत और श्रीलंका के बारे में आप देखें, तो भारत और जो श्रीलंका है
उसमें आजादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है, यानी भारत और श्रीलंका में जब से वो आजाद हुए तब से वहां पे लोकतंत्र है। बीच में इमरजेंसी लगा था, लेकिन इमरजेंसी भी संवैधानिक रूप से भारत में इमरजेंसी लगी थी, संवैधानिक रूप से लगी थी, संविधान के दायरे में रहकर लगाई गई थी। वहां पे ऐसा नहीं होता कि डिक्टेटरशिप आ गई थी या सेना ने कब्जा कर लिया था देश की राजनीति पे। तो भारत और श्रीलंका में आजादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही देश हुआ करते थे। पाकिस्तान को पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। बाद में बांग्लादेश अलग हुआ, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनमें अगर आप देखें तो कभी कभी इसमें लोकतंत्र नजर आता है, अलग अलग समय पे लोकतंत्र नजर आता है, और अलग अलग समय पे आप देखिए कभी कभी ऐसा हुआ कि सैनिक तानाशाही हो गई, सेना ने प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर दिया, फिर सैनिक तानाशाही आ गई। वो अलग अलग समय जियाउर रहमान चाहे हो उनके उसको पलटना, या आप देखें कि किस तरह से जो है पाकिस्तान में याहिया खान ने अपनी शासन की बागडोर संभाली, या फिर परवेज मुशर्रफ ने शासन की बागडोर संभाली। ये सब सैनिक तानाशाह थे, सैनिक थे, सेना के जनरल थे, और फिर बाद में इन्होंने सेना अपनी देश की राजनीति पर कब्जा किया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी कभी लोकतंत्र नजर आया और कभी कभी सैनिक तानाशाही भी नजर आई, सैनिक शासन भी नजर आया। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी 2006 तक वहां पर राजा मुख्य हुआ करता था, लेकिन इसके बाद से ही यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है, और अभी जो ओपी हैं वहां पे प्रधानमंत्री हैं। मालदीव जो इसका बहुत छोटा, दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, द्वीपीय देश है, कई सारे द्वीप हैं वहां पे। तो अगर आप देखिए मालदीव के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि 1968 तक वहां सल्तनत हुआ करता था, यानी कि जैसे राजा होते हैं उसी तरह से वहां पे सल्तनत हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद से 1968 के बाद से धीरे धीरे वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अध्यक्षात्मक आप समझ सकते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति को जो है कार्यपालिका का मुख्य माना गया। हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री ही है सब कुछ, राष्ट्रपति की बस सलाह लेता है वो, लेकिन वहां पर जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सब कुछ है, उसी तरह से मालदीव में राष्ट्रपति ही सब कुछ है। श्रीलंका में भी आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है मुख्य हो जाता है, क्योंकि वहां मिश्रित प्रणाली देखने के लिए मिल जाती है। भूटान की अगर आप बात करेंगे तो भूटान में अभी भी राजतंत्र है। भूटान में जो भूटान नरेश हैं वो अभी भी वहां के राजा हैं, लेकिन भूटान के राजा ने अब वहां पर एक बहुदलीय लोकतंत्र की, यानी कि बहुत सारी पार्टियां होंगी, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, ममता बनर्जी की तेलुगु कांग्रेस, या शरद पवार की एनसीपी, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना। तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारी दल हैं यहाँ पे। तो राजा ने भूटान के अंदर, भूटान नरेश ने कहा है कि हम बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, और उसके लिए कई सारी योजनाएं बनाई जा रही है। आगे चल के वहां पे लोकतंत्र आ सकता है। तो ये देखेंगे आप कि किस तरह से दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है, बल्कि अलग अलग राजनीतिक प्रणाली है, ये देखने के लिए मिलता है। अब इससे दो ही बातें समझ में आती है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 67 पे एक डेटा दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। इसमें आपको देखेंगे कि किस अलग अलग देश, ये बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें आप देखेंगे कि लोकतंत्र बेहतर है। तो आप देखेंगे कितने लोगों ने कहा है लोकतंत्र बेहतर है, फिर कुछ ने कहा है कि तानाशाही बेहतर है, और कुछ कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें कि नंबर जो ज्यादा है वो किसके पक्ष में, कि लोकतंत्र बेहतर है। तो यही बात है, ये डेटा जो है एक रिसर्च से सामने आया कि जब दक्षिण एशिया के अलग अलग देशों के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये माना कि दक्षिण एशिया के लोगों को लोकतंत्र ही अच्छा लगता है, उनको लोकतंत्र ही अच्छा मानते हैं, और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का वो समर्थन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं संसद, उस तरह से प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र ही उनको पसंद आता है। अब इससे एक बात और क्लियर हो गई कि अब आप देखिए कि दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश कोई ऐसा नहीं है कि विकसित देश हैं या बहुत अमीर देश हैं, सब निम्न आय वाले देश हैं। तो लोगों का ये मानना था, पश्चिम के विचारकों का ये मानना था कि दक्षिण एशिया जैसे देश में लोकतंत्र कैसे फूल सकता है। लेकिन इनसे ये बात सामने आ गई कि दक्षिण एशिया की अगर आप देखें लोकतंत्र के अनुभव की अगर आप बात करें तो एक बात तो साफ हो जाती है कि लोकतंत्र सिर्फ धनी देश में ही नहीं बल्कि निम्न आय वाले देशों में भी सफल हो सकता है। जैसे कि आप देखिए भारत, श्रीलंका, और कई अब तो पिछले लगभग 14-15 साल से पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र है, बांग्लादेश के अंदर जो है पिछले 25 साल से लोकतंत्र है। तो इस मिले जुले अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हुआ है दक्षिण एशिया में, और गरीब देशों में भी, निम्न आय वाले देशों में भी लोकतंत्र जा सकता है। अब ये तो इंट्रोडक्शन है इस दक्षिण एशिया का। अगले वीडियोज में मैं आपको
पाकिस्तान में कैसा ये घटा लोकतंत्र की क्या पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, नेपाल में, भूटान, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो इनके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। उनकी वीडियो इन सब के बारे में जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ में आए या आपके काम आए तो आप इसे लाइक करिए, 12वीं क्लास के अन्य छात्रों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल की जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादातर वो लोग हमारी वीडियो देख रहे होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसा आप इस डेटा में भी देख सकते हैं, ये यूट्यूब का डेटा है। तो हमारा ज़्यादातर वीडियो हमारे जो ऐसे लोग देते हैं जिन्होंने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। धन्यवाद।